तो गावा जी हमारे साथ बने हुए हैं। मार्केट का ताज़ा हाल ये कि 181 पॉइंट नीचे है निफ्टी और 670 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी। गावा सर, क्या किया जाए इसमें इंडेक्स में? कल 17,300 और 40,400 साइकोलॉजिकली एक सपोर्ट जोन है। वहीं के आसपास से निफ्टी की बाउंस किया और बैंक निफ्टी बाउंस किया। अगर संभल जाता है आज यहाँ तो संभल जाए, लेकिन अगर यही टूटा आज तो भारी गिरावट आएगी। आज ही मंडे तो नेक्स्ट बात की बात है, लेकिन आज ही गिरावट आएगी अगर ये टूटा तो संभलने की जगह है साइकोलॉजिकल। अब संभलता है नहीं वो देखना बाद में, लेकिन उसको तो लगता है अगर संभलेगा तो शायद उसे 1 दिन 2 घंटा वक्त लगेगा और शायद 1:30-2 बजे के बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आए तो एक्स्ट्रा वहां अगर संभल सकता है तो ठीक है। अदरवाइज मार्केट वीक है, अब थोड़ा स्ट्रगल जोन पर है यहां से 1:30-2 बजे तक। ओके, तो ये कहानी है अमेरिका से चली है और भारत में इस समय प्ले आउट हो रही है। उसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है। गावा सर को लगता है कि सेकंड हाफ में अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो आ सकती है, अदरवाइज ये एक्चुअली वीकेंड है आज, इसलिए लोग पोजीशन लेके कैसे जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, शॉर्ट कवर करेंगे। जो सुबह बनाए वो शायद हो सकता है कि शॉर्ट कवर करें। अच्छा गावा सर, कोई ऐसा स्टॉक आपके रडार पे है इस समय क्या जहां पे लॉन्ग या शॉर्ट अभी बनाया जाए? लॉन्ग या शॉर्ट अभी बनाया जाए? हाँ। मुझे लगता है गोदरेज कंज्यूमर है, रेसिलियंस दिखा रहा है। हो सकता है यहां से संभल जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ पॉकेट दिखेगा। मार्केट बाउंस मिलेगा तो गोदरेज में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअली 1:30-2 बजे तक रुकना चाहिए जब तक एक कंफर्म अच्छी तरह सिग्नल नहीं मिलता। तब तक थोड़ा डाउटफुल है। रिस्क लेना नहीं चाहिए, रिस्क लेना चाहिए कंट्रोल्ड रिस्क, जहां पर एक स्टॉप लॉस डिफाइंड हो, जहां पर कंफर्मेशन। अगर कंफर्मेशन कहीं पर किसी स्टॉक में नहीं मिलता है तो बेस्ट अवॉइड इट। जरूरी नहीं हमको स्टॉक में रहना ही है कि हाथ में खुजली नहीं, कुछ तो कुछ कर। स्टॉक मार्केट एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ना, मुनाफे के लिए। तो मुनाफे के लिए रिस्क कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन की जरूरत है, उसके लिए थोड़ा इंतजार है। फ्यूचर्स में इसका भाव 917 रुपये के आसपास चल रहा है, तो बहुत रिस्की ट्रेड है। लेकिन वो रिस्क अगर आप मैनेज कर सकते हैं और बहुत स्किल्ड ट्रेडर हैं तो ही करिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे डॉक्टर ने थोड़ी बताया कि सुबह सुबह रोज ट्रेड करना ही है। गावा साहब, केनरा बैंक में बताइए 4% नीचे है, 300 रुपये 95 पैसे चल रहा है। 300 रुपये तोड़ देगा क्या? कौन सा वाला स्टॉक? केनरा बैंक। हाँ, कैनरा बैंक में सुबह मैंने शॉर्ट किया था, सुबह शॉर्ट रिकमेंड किया था मुझे। अब भी वीक लगता है। उसका जो टारगेट दिया था मैंने 295 था, लेकिन मुझे लगता है 290 की तरफ क्या पॉसिबल है, क्योंकि ये अपमूव मिला है कैनरा बैंक का 270 से 315 तक। ये अपमूव तो मिला है, रिएक्टिव अपमूव, मतलब ऊपर तो गया हूं लेकिन नीचे आने के लिए। अब वो नीचे आना शुरू हुआ है। आज का टारगेट करीब 295 था, मेरे ख्याल से लगभग वो अचीव हो चुका है। 296 से लो देखा हमने आसपास, लेकिन मुझे लगता है ये स्ट्रक्चर वीक है। लगता है कि फॉलिंग लाइक अ स्टोन। अगर आज यहां पर बंद दिखा, यहीं पर बंद के आसपास मिला, तो नेक्स्ट वीक इसमें और गिरावट आएगी जो करीब 280 तक ले जा सकती है। तो कैनरा बैंक वीक है। आ गया 298 पे आ गया। बात करते करते 300 तोड़ दिया इसने। खैर चलिए, चलते हैं अपने दर्शकों की तरफ। संतोष चौधरी हैं कोलकाता से हमारे साथ। संतोष जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार नमस्कार सर जी। हाँ जी मैम बताइए। हाँ, मेरा तो ये एनडीसीसी लिया है 36 रुपए में, हाँ। और एक है विप्रो 400 में लिया हुए हैं 1000 शेयर सर। तो क्या करना चाहिए? होल्ड कर, मतलब अभी तो डाउन ही चल रहा है। मैंने एवरेज लेके आई थी, मैं बहुत नीचे आया था ये। ओके, अच्छा ये बताइए कि आपने एनबीसीसी 36 में लिया है ना, 36? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके गावा सर, पहले तो एनबीसीसी बताइए। अभी इनको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा बुक करें क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए एनबीसी। देखिए आज मार्केट इतना डाउन है, फिर भी एनबीसी 3% आता है। फिर जब मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं तो इन्होंने जो लिया अच्छे दाम पे लिया हुआ है, और 30-34 के 33 के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इनको मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे इसका टारगेट करीब 48 का नजर आता है, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। अब 38 पे ट्रेड कर रहा है तो घबराना क्या है। इनको सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। स्टॉप लगाइए 37 का। जब भी 37 ब्रीच हो जाए तो निकल जाइए, और या तो फिर होल्ड कीजिए, सिंपल। ओके अच्छा, एनबीसीसी में खबर थी काकीनाडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस बनाने का ठेका इनको मिला है। इस खबर का भी असर है। विप्रो भी इनके पास है गावा सर, 400 रुपए वाले। विप्रो साइडवेज जोन पर चल रहा है करीब 5-7 महीने से। हाँ। ट्रेडिशनली यहाँ पर सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पर भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, जो ट्रेडिशनल सपोर्ट टूट जाता है विप्रो में तो फिर भारी गिरावट आएगी। अब ट्रेड करा है 388, फिर 300 का भी जोन देखेंगे, लेकिन 5-6-7 महीनों से हमने इस जोन पर देखा है कि सपोर्ट मिल रहा है, तो शायद यहाँ पर वैल्यू बाइंग आ रही है। तो मेरे ख्याल से होल्ड है विप्रो।
तो संतोष जी, आपके लिए विप्रो भी होल्ड है, एनबीसीसी भी होल्ड है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि विप्रो में अगर एक बार नीचे की साइड खुल गया तो फिर 300 रुपये तक जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अभी आपके ट्रेड में बहुत दिक्कत नहीं, लेकिन आगे दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ध्यान से लगाइएगा। JS अरोड़ा नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब, बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार नीरज जी, मैं आपके CNBC का डेली व्यूअर हूं और प्रकाश गाबा जी का भी फैन हूं। जी सर, धन्यवाद। मेरे इस समय 2 सवाल हैं। एक तो टाटा पावर है, जो मैंने 223 रुपए पे ले रखा है, एवरेज है। ये ऊपर नीचे होता ही रहता है, ज्यादा चलता ही नहीं है, कब तक इसे होल्ड करें? ओके, दूसरा सवाल? दूसरा सवाल पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन का गाबा जी से पूछना चाह रहा हूँ। ये कब बहुत नीचे आ गया है, मेरा तो भाव बहुत ऊपर का है, 2100 रुपए का खरीदा हुआ है। ओके, गाबा सर बताइए पहले टाटा पावर 223 पे लिया अरोड़ा साहब ने। मेरे ख्याल से टाटा पावर में घबराना नहीं चाहिए। इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ, थोड़ा सता रहा है, कोई बात नहीं। 200 और 250 पे सता रहा है, इनको और सताने दो, जितना सताना है सताने दो, कोई बात नहीं। एक मैं इस सताने को कंसोलिडेशन कहता हूँ। जब भी यहाँ से एक अपूर्व मिलेगा, फिर एक फ्रेश अपूर्व मिलेगा। तो मेरे ख्याल से टाटा पावर को थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा। रही बात पॉलीप्लेक्स को, हाँ इसमें गिरावट है। करीब हमने एक हाई देखा है करीब 3000 के आसपास, फिर एक लो देखा है। इसमें अब भी स्ट्रेंथ फिलहाल नजर नहीं आती। जब तक ये 1550 1560 पार नहीं करता, तब तक इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी नहीं। अब तक तो लो चल रहा है, कहां तक लो जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन अपर रीजन्स में मुझे जो पैटर्न नजर आता है वो एग्जॉशन पैटर्न आ रहा है, इसलिए वो नीचे गिरावट देख रहे हैं। नीचे कब ये एग्जॉस्ट होगा, डाउन मूव, वो कहना मुश्किल है। लेकिन 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। आप ट्रेड करें 1390, पेन और भी बाकी है। लेकिन जब ये शुरू होगा अप मूव, फिर एक अप मूव मिलना चाहिए, लेकिन कब तक होगा वो कहना मुश्किल है। फिलहाल डाउन मूव रखता है शॉर्ट टर्म। ओके, तो गाबा सर ने आपको दोनों राय दी है, और एक नया शब्द हम लोगों को आज बताया जो मुझे अच्छा लगा। जब कोई शेयर आपको सताए तो इसका मतलब वो कंसोलिडेशन के मोड में है, और बहुत आपको तब तकलीफ दे तब फॉलिंग में आएगा। लेकिन अभी सता रहा, मतलब परेशान कर रहा है आपको, तो कंसोलिडेट हो रहा है। ये है। एक क्विकली एक सवाल और लेते हैं फटाफट। हरीश कृपलानी जी हैं कानपुर से। हरीश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार नीरज जी। सर मैं आपकी CNBC आवाज का रेगुलर व्यूअर हूँ जी, और मैं शुक्रिया आपका सर। शो सर तब से देख रहा हूँ जब से लेकर शैन भटनागर जी होते थे। जी 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 जी, और मैं सर गाबा सर का भी बहुत फैन हूँ सर, उनको मेरी तरफ से हेलो कह दीजिएगा। गाबा सर बैठे हुए हैं, आपको देखो नमस्कार कर रहे हैं सर। थैंक यू, शुक्रिया। जी सर, जी सर। सर मेरे पास 2 सवाल हैं। एक सर ग्रेफाइट के मेरे पास 50 शेयर्स हैं, 378 रुपीज 50 पैसे में। और दूसरा मेरे पास सर यूनाइटेड स्पिरिट्स के 30 शेयर्स हैं, 863 रुपीज के। ओके गाबा सर सर, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा एक एवरेज जो है, मैं इसको 1.5 साल होल्ड करना चाहता हूँ, तो इसमें मेरा एवरेज क्या इसमें रहेगा? ठीक है, मेरे रिजल्ट इसका ठीक है, अभी पूछते हैं। गाबा सर पहले ग्रेफाइट 378.50। हाँ, काफी गिरावट आई है और लगता है कि लोअर लेवल्स में अब 296 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब भी थोड़ा वीकनेस है। इसमें सब स्ट्रेंथ आएगी जब 450 400 पार कर लेगा। थोड़ा और डिप पॉसिबल है, लेकिन 200 सवा 200 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से ग्रेफाइट में। तो यहाँ पर तो होल्ड कीजिए। यही बात यूनाइटेड स्पिरिट्स की, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है और पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए, 2-3 साल के लिए, थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए। तो ये स्टॉक तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है। स्ट्रक्चरली शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आ सकती है, पॉसिबल 660 भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको तय करना पड़ेगा कि मेरा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म का 5-6 साल के हिसाब से रखा है। USL वाला ना सर? हाँ यूएस सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स। बिल्कुल, तो यूनाइटेड स्पिरिट मान लो और खरीदना चाहे तो अभी खरीद सकते हैं ना? ये बिल्कुल खरीदना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 660 के आसपास है, जहां पर ट्रेड करा है यहाँ पर भी सपोर्ट है। लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर SIP कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं गिरावट में, और जब अच्छा दिल से भागे तो बेच भी सकते हैं। फिर नीचे आए तो फिर खरीदिए। बिल्कुल, ये अच्छा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और गाबा सर में से खुद ही इन्वेस्टेड है, और डिस्क्लोजर भी आपकी स्क्रीन पे है और बताया भी उन्होंने। तो इसमें आप धीरे धीरे ले सकते हैं जब गिरे तो, और इसमें SIP भी कर सकते हैं। उनका नज़रिया 4-5 साल का है, इसमें वो बने हुए हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में। तो कृपलानी सर आपके लिए ये सलाह है कि आप इसमें बने रह सकते हैं। गाबा सर टाटा एलेक्सी पे आपकी कोई राय है क्या?
टाटा एलेक्सी, वेल टाटा एलेक्सी का जो चार्ट है वो मुझे निकालना पड़ेगा। यस, मिल गया मुझे, बिल्कुल। मेरे ख्याल से जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस टाटा एलेक्सी को है वीक स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर जगह जो बाउंस मिला है, पिछले दिनों हमने 5500 के आसपास देखा, वो बाउंस पे थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको मिलना चाहिए। लगता है वो बाउंस बॉटम आउट बन चुका। अब साइडवेज मूव है, बायस थोड़ा अपसाइड है, लेकिन मेरे ख्याल से अब बेचने की जगह नहीं है, अब खरीदने की जगह है टाटा एलेक्सी। और कंफर्मेशन बहुत अच्छा मिलेगा जब 6800 पार कर लेगा, फिर एक हायर जोन देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जगह निवेश के लायक है। अच्छा, संतोष जी हैं क्या कर्नाटक से जो हमारे साथ? संतोष जी, सर नमस्ते। आपने अभी ये सुना होगा टाटा एलेक्सी पे गाबा सर बता रहे थे कि अभी अब यहाँ से नीचे हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। तो आपका चूंकि बाइंग प्राइस 6605 है। हाँ सर। आप इस सवाल के अलावा कोई और जवाब सब चीज पूछना चाहते हैं? संतुष्ट है आप इस जवाब मेरे से? पास सर टाटा मोटर्स है, 150 शेयर है, 446 का है। 446 का गाबा सर, टाटा मोटर्स भी बताइए, 446 का है। इसका बेस तो बहुत अच्छा है, 380-400 में बहुत बढ़िया बेस बना है टाटा मोटर्स का। मुझे लगता है ये स्टॉक में बेस बन चुका है, खरीदारी का मौका है, स्टे इन्वेस्टेड। ये 500 भी पार कर लेगा, 550 भी पार कर लेगा, जो रिसेंट हाई है वो भी पार कर सकता है। स्ट्रक्चरली अप मूव है, अब कंसोलिडेशन जोन पे, कंसोलिडेशन में बेस है। अब ये निवेश के लायक स्टॉक, बाय एंड होल्ड, यस, और वक्त दीजिए। एसएस स्टॉक पे क्या जोड़ा है? हाँ, इस संतोष जी इसमें समय दीजिएगा। इस पर खबर भी है, इसके एक सब्सिडरी है टाटा टेक्नोलॉजीज, उसके आईपीओ के लिए अर्जी दी है कंपनी ने। बहुत सालों बाद, 2 दशक बाद टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ आ रहा है, और जो कि टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है, तो इसलिए देखिए इस बाजार में भी मार्केट में मजबूत कामकाज का, तो होल्ड करिएगा टाटा मोटर्स, गाबा सर की सलाह है। अच्छा, मैं चलता हूँ लक्ष्मण राय के पास, ये खबर लेके आए हैं। लक्ष्मण के पास सीधे जोड़िए उनको। लक्ष्मण, क्या खबर है बताइए जो स्क्रीन पर चल रही है वेदांता से रिलेटेड? देखिए, दरअसल वेदांता को लेकर खबर है, और खबर यह है कि वेदांता के हाल के कदमों से और वेदांता की तरफ से हाल के जो बयान आए हैं उससे सरकार थोड़े से नाखुश नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने अलग अलग मंत्रालयों में गया और जो भी वेदांता के साथ हुआ, वेदांता के हिंदुस्तान जिंक में जिंक बिजनेस बेचने के प्रस्ताव का विरोध किया जाना, फिर ओएफएस अभी तक नहीं आना, और हाल के दिनों वेदांता की तरफ से बयान आना, इस पर मैंने जानना चाहा कि सरकार क्या क्या रुख है। तो मुझे लगा कि सरकार काफी ज्यादा इसको गैर जिम्मेदाराना बता रही है वेदांता के कदमों का, बयानों का। 2 वजह है। पहली वजह यह है कि जब हिंदुस्तान जिंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है, ऑफर फॉर सेल लाने जा रही है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में थी, वैसे समय में हिंदुस्तान जिंक को अपना जिंक बिजनेस बेचने का जो प्रस्ताव वेदांता लाई वो समय सही नहीं था। दूसरी जो वजह है वो ये है कि आप ये बेचने तो जा रहे थे, ठीक है, वेदांता मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हिंदुस्तान जिंक में, लेकिन माइनॉरिटी स्टेक होल्डर से इस बारे में कोई सलाह मशविरा आपने नहीं किया, और ना ही आपने इसकी विस्तृत जानकारी दी, ताकि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर यानी सरकार कह लें, जिसमें 29% हिस्सेदारी है, वो देख सके कि ये बिजनेस का खरीदा जाना हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद, ये भी हम कॉल ले सके। इसका भी समय आपने नहीं दिया, सीधा आपने ऐलान कर दिया कि हम इसको बेचने जा रहे हैं। इस कदम से भी सरकार नाखुश है। तो 2 वजह है जिसको लेकर नाखुशी जाहिर की जा रही है। हालांकि ऑफर फॉर सेल जो सरकार लाने जा रही थी, अब इन सब हालात से शेयर में जो उथल पुथल आया है, सरकार चाहती कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद ऑफर फॉर सेल लाएंगे। और ये ओएफएस लाएंगे तो ऐसा नहीं कि एक ही झटके में 15% ले आएंगे, वो किस्तों में 2% 5% तक लाएगी, जैसा मार्केट इजाजत देगी, इसका हालात जैसे होंगे। और उसमें भी सीधे तौर पर सरकार हिंदुस्तान जिंक हिस्सेदारी वेदांता को नहीं बेचेगी। ऑफर फॉर सेल के जरिए चाहे तो वेदांता खरीद सकती है। हालांकि यहाँ भी सेबी के नियम है कि ओएफएस का 1/3 से ज्यादा आप खरीद नहीं सकते हैं। तो इन सारी शर्तों के अधीन चाहे तो ओएफएस के जरिए शेयर खरीद सकती है वेदांता, लेकिन सरकार हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। और ओएफएस मुझे लगता है थोड़ा सा सरकार थम करके संभल करके लाएगी। ओके अच्छा, तो अब ये मान के चलें कि ये ओएफएस वाला, चूंकि सरकार ने पिछले दिनों भी कहा था कि अपने मर्चेंट बैंकर नियुक्त कर दिए हैं, तो क्या मान के चलें डिले हो जाएगा, लंबा भी है? बहुत लंबा डिले होगा इसके संकेत तो नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था उसके हिसाब से सरकार जो ओएफएस लाना चाहती थी, मुझे लगता है कि अब सरकार थोड़ा सा रुकेगी, क्योंकि इस प्रस्ताव के बाद शेयर में काफी उथल पुथल आया है, और सरकार अब देखे कि बाजार के हालात किस तरीके से हैं, कितने हिस्सेदारी बेचे ताकि बाजार उसको आसानी से खरीद सके। उस सारे हालात को देखते हुए सरकार ओएफएस के हिस्सा तय करेगी और ओएफएस का टाइम तय करेगी।
ओके, तो सरकार का हिस्सा है करीब करीब 29.5% इसमें हिंदुस्तान जिंक में, और वो हिस्सा वो सरकार बेचना चाहती है। दरअसल पिछले दिनों जो भी लक्ष्मण लेके ना, ये बहुत चर्चा में था खबर कि वेदांता पीएलसी जो ग्लोबल कंपनी है इनकी, उसके एसेट्स खरीदने थे हिंदुस्तान जिंक को। तो हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट से कैश निकल जाता और वो कैश वेदांता पीएलसी में चला जाता और उसके बाद वो अपना उसका इस्तेमाल करते। वो कुछ बिलियन डॉलर्स में था। तो इससे क्या होता है कि हिंदुस्तान जिंक की बैलेंस शीट, फिर आप कैश निकाल लेते हो तो थोड़ा सा ओएफएस जब आप बेचने जा रहे हो उस समय फिर ये पसंद नहीं करते शायद इन्वेस्टर। तो इस वजह से सरकार की तरफ से ये खबरें निकल के आ रही। तो लक्ष्मण, इसमें फर्दर कोई अपडेट मिलेगा क्या कंपनी तरफ से कुछ, या कोई बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि जो बातचीत से मुझे संकेत लग रहे हैं कि वेदांता एक बार फिर से अपनी बातों को रखेगी सरकार के सामने, माइंस मिनिस्ट्री और विनिवेश विभाग के सामने, कि हम जो हिंदुस्तान जिंक को एसेट बेचना चाह रहे हैं वो कितना फायदेमंद होगा हिंदुस्तान जिंक के लिए, और उस पर एक लंबी चर्चा होगी, प्रस्तावों का आदान प्रदान होगा। उसके बाद ही राय सरकार बनाएगी कि आखिर इस प्रस्ताव का जो अब तक विरोध कर रही थी, विरोध जारी रखना है या फिर विरोध जारी नहीं रखना है, और फिर उसी सब के आधार पर ओएफएस के आगे का रोड मैप भी तैयार होता हुआ दिखेगा। तो अब अगला जो चरण मैं देख रहा हूं ये है कि वेदांता की तरफ से और सरकार के बीच में इस मुद्दे पर एक बातचीत का दौर शुरू होगा और इस पूरे हिंदुस्तान जिंक को एसेट सेल के बारे में भी विस्तृत चर्चा होगी, उसके फायदे नुकसान पर भी चर्चा होगी, और तब जाकर सरकार हो सकता है कि अपना रुख पर फिर से विचार करे। ओके, तो ये कहानी है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक और सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। गाबा साहब, दोनों स्टॉक पे क्विक राय आपकी चाहिए, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता पे। वेदांता की बात करें तो यहाँ पर है कि थोड़ी साइडवेज मूव है, लेकिन क्लियर कट ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड ऊपर कर आएगा जब 295-300 पार कर लेगा। फिलहाल थोड़ा वीक नजर आता है रिएक्टिव को। और हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं, यस हिंदुस्तान जिंक निकाल लेता हूँ मैं। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर भी वीकनेस है, लेकिन साइडवेज जोन है मैं कहूँगा। थोड़ा डिप पॉसिबल है, 300 का जोन देखने को मिल सकता है, वहां पर शायद सपोर्ट मिले 300 के आसपास। यस ओके, तो ये कहानी है इसकी, और दोनों स्टॉक पे भी आपको राय मिली। चलिए एक और सवाल लेते हैं। कामेश्वर जी का रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामेश्वर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा है कि आपको जुबिलेंट फूड का खरीद है 525 रुपए के हिसाब से, और दूसरा है आपको प्राज इंडस्ट्री, उसका खरीद है 372 रुपए के हिसाब से। तो क्या मैं इसमें बने रहूं या इसको छोड़ करके कोई दूसरा अथी ले लूं? प्राज में 372 खरीदा है, 351 का भाव चल रहा है। जुबिलेंट फूड 525 पे खरीदा है और वो 455 पे। गाबा साहब, जुबिलेंट फूड बताइए, तो बड़ा नीचे आ गया इनके भाव से, क्या करना? मेरे ख्याल से अब ये होल्ड कर, यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहिए जुबिलेंट फूड में। ना स्ट्रक्चरली लगता है कि यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए, तो यहाँ पर तो होल्ड कीजिए। हाँ, आपको पहले पड़ा रहेगा 500 के आसपास चला जाएगा, आपकी कॉस्ट 525 की है, तो यहाँ पर अगर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। जो ऐड करे 525 के आसपास, 500 के आसपास बेच दीजिए। पॉसिबल क्या 520 का भी जोन देखें। लगता है यहाँ पर ज्यादा गिरावट नहीं नजर आती जुबिलेंट फूड में, तो यहाँ पर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। रही बात प्राज इंडस्ट्रीज की, यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है काफी दिनों से, और कंसोलिडेशन चल सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 300, 310, 315 के आसपास है। तो इस जब कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा फिर 450, 500 का भी जोन दिखेंगे, लेकिन उससे थोड़ा वक्त लगेगा। दोनों ही होल्ड है, जुबिलेंट फूड और प्राज इंडस्ट्रीज। तो ठीक है भाई, मोटी बात यह है कि दोनों शेयर आपको होल्ड करने का, कामेश्वर जी, बेचना नहीं है, क्योंकि आप दोनों उस लेवल पे आ गए कि यहाँ से लॉस बुक करने में कोई फायदा नहीं, और आगे इसमें आपको गेंस हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की इन तमाम सवालों की जो संदर्भ में मदद करने के लिए। फिलहाल अब मार्केट का हाल ये है कि 176 पॉइंट कमजोरी के साथ निफ्टी और 650 पॉइंट कमजोरी के साथ बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सुमित जुड़ेंगे और खिलाड़ी नंबर 1 शुरू करेंगे।